हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। रात में फ़ोन की घंटी बज रही थी। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे। इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है। किसी बुरी आशंका से मन कांप उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से सुधीर की भर्राई हुई आवाज़ थी। दीदी शीतल शांत हो गई। वह हम सबको छोड़कर दिव्यलोक चली गई। कुछ पल को मैं ठगी सी बैठी रही। फोन की आवाज से मेरे पति अमन भी जाग गए थे। मैंने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। हमने आपस में सलाह की और फिर मैंने सुधीर को फोन मिलाया। सुधीर, हम जल्दी ही सुबह बनारस पहुंच जाएंगे, हमारा इंतजार करना। सुबह 4 बजे हम दोनों अपनी गाड़ी से बनारस के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से बनारस पहुंचने में 10 से 11 घंटे लगते हैं। वैसे भी सुबह सुबह सड़कें खाली थी, अतः 10 घंटे में ही पहुंच जाने की आशा थी। रास्ते भर शीतल का ख्याल आता रहा। अतीत की यादें चलचित्र की भांति आंखों के आगे घूमने लगी। शीतल मेरे छोटे भाई सुधीर की पत्नी थी। वह बहुत मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुश मिजाज की थी। याद आया वह दिन जब विवाह के बाद वर वधू का स्वागत करने के लिए माँ ने पूजा का थाल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वैसे बड़ी भाभी का हक बनता था वर वधू को गृह प्रवेश करवाने का, किंतु बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह पेट से थी और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ था। अतः आरती का थाल सजाकर मैंने ही वर वधू को गृह प्रवेश कराया था। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई सिमटी सी संकुचित सी खड़ी थी। सुधीर ने उसे मेरा परिचय देते हुए कहा, ये मेरी बड़ी दीदी हैं, मुझसे 12 साल बड़ी हैं, मेरे लिए माँ समान हैं। दोनों ने मेरे पैर छुए। मैंने भी दोनों को प्यार से गले से लगा लिया। विवाह के बाद की प्रथाएं संपन्न करवाकर मैं वापस दिल्ली लौट आई। 1 महीने बाद भाभी की जुड़वा बच्चियां हुई, जिनका नाम रेखा और पूनम रखा गया। प्रसव के बाद भाभी बहुत कमजोर हो गई थी, अतः घर का सारा कार्यभार शीतल ने संभाल लिया। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वह बच्चों का बहुत ख्याल रखती और उत्साहित होकर रखती थी। माँ सारी रिपोर्ट विस्तार से मुझे फोन पर बतलाया करती थी। बच्चों के प्रति शीतल का अपनत्व देखकर भाभी को बहुत अच्छा लगता था। जब रेखा और पूनम का नर्सरी स्कूल में दाखिला हुआ तो शीतल उन्हें तैयार करने से लेकर उनके जूते पॉलिश करती, उन्हें नाश्ता करवा कर टिफिन पैक करके उनके स्कूल बैग में रख देती और टिफिन पूरा खत्म करना है यह भी हिदायत दे देती थी। कभी कभी उनको होमवर्क करने में भी वह मदद करती थी। घर में सब सुचारू रूप से चल रहा था। शीतल के विवाह को 3 वर्ष हो गए थे। माँ जब भी मुझे फोन करती थी, उनकी बातों में कुछ बेचैनी का आभास होता था। वे दिल की मरीज थी। मैंने जोर देकर उनकी बेचैनी का कारण जानना चाहा, तो उन्होंने बताया, अब सुधीर की शादी को 3 साल हो गए हैं। अगर उसको एक बेटा हो जाता तो मैं पोते का मुंह देखकर दुनिया से जाती, न जाने कब मुझे बुला ले। मैं उन्हें सांत्वना देती रहती कि धैर्य रखो माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ की इच्छा शीतल तक पहुँचा दी तो वह हंसकर बोली, दीदी आजकल पोता और पोती में कोई फर्क नहीं होता है। रेखा और पूनम भी तो अपनी हैं, वही मेरे बच्चे हैं। बच्चों के प्रति उसकी आत्मीयता मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस बात का डर था वही हुआ। अचानक माँ का दिल का दौरा पड़ा और पोते की चाहत लिए हुए वे इस दुनिया से चल बसी। शीतल के विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे। मैंने लक्ष्य किया कि अब उसके मन में संतान की चाह प्रबल हो रही थी। सुधीर ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, कुछ डॉक्टरी जांच भी हुई, किंतु नतीजा संतोषप्रद नहीं था। मेरे आग्रह पर दोनों दिल्ली भी आए। मेरी जानकार डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर यही निष्कर्ष निकाला कि शीतल मां नहीं बन सकती। सुधीर ने सब तरह के उपचार किए, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी,
यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों के कहने पर झाड़ फूक का भी सहारा लिया, किंतु निराश ही होना पड़ा। इसका असर शीतल के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। शीतल प्रायः फोन करके मुझे इधर उधर की बहुत सी खबरें देती रहती थी। उसने एक घटना का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले उसके किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव था। वहाँ सुधीर और शीतल के साथ साथ बड़े भैया भाभी भी आमंत्रित थे। वहाँ पहुंचकर जब शीतल ने नवागत शिशु को पालने में झूलते देखा तो वह अपने आप को रोक न पाई और आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी पीछे से बच्चे की दादी ने उसके हाथ से बच्चे को छीन लिया और अपनी बहू को डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कहाँ है? देख नहीं रही है, बच्चे को बांझ ने उठा लिया है। शीतल ने बताया कि बड़ी भाभी भी वहीं खड़ी थी। यह बात बतलाते समय शीतल की आवाज में पीड़ा झलक रही थी। मेरा मन संवेदना से भर उठा। शीतल ने बताया कि अब रेखा और पूनम उसके पास नहीं आती हैं, या ऐसा कहिए कि भाभी उन बच्चों को शीतल के पास नहीं आने देती हैं। इसका कारण भी वह समझ गई थी। बाझपन का एहसास शीतल को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई थी। मेरे दोनों बच्चे विवाह योग्य थे। अगले वर्ष मेरे पति रिटायर होने वाले थे, अतः हम भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो गए थे। कभी कभी मैं शीतल को फोन करके उनका हालचाल पूछ लेती थी। फिर एक दिन सुधीर का फोन आया। बातचीत से लगा कि वह बहुत परेशान है। फिर मैंने 4-5 दिन के लिए बनारस का प्रोग्राम बना लिया। फीकी मुस्कुराहट से शीतल ने स्वागत किया। वह बहुत कमजोर हो गई थी। सुधीर उसकी स्थिति से बहुत चिंतित हो गया था। मुझे लगा कि बांझ शब्द ने उसको भीतर तक आहत कर दिया है। वह बोली, अब तो रेखा और पूनम भी मेरे पास नहीं आती हैं। मैंने प्यार से शीतल को अपने पास बैठाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी नवजात शिशु को गोद ले लो। यहाँ कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चे को लिया जा सकता है। ऐसा करने से एक बच्चे का भला हो जाएगा, उसे एक प्यारी माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक प्यारा बच्चा मिल जाएगा। यह एक अच्छा कार्य होगा। एक बच्चे का जीवन अच्छा बन जाएगा। तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन यह सुनकर शीतल ने गंभीरता से उत्तर दिया, दीदी, मैं अपनी तकदीर तो बदल नहीं सकती हूँ। यदि मेरी तकदीर में संतान का सुख लिखा ही नहीं है तो गोद लेकर भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी। कुछ रख कर वह फिर बोली, दीदी, मैं अपनी कोख से जन्मा बच्चा चाहती हूँ, गोद लिया हुआ नहीं। वह अपने फैसले पर अडिग थी और मैं उसके फैसले के आगे कुछ न बोल सकी। 20 दिन बाद सुधीर का फोन आया। वह आवाज से बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि शीतल अब अक्सर बीमार रहती है, उसे भूख नहीं लगती है और जबरदस्ती कुछ खाती है तो हजम नहीं होता और उल्टी हो जाती है। मैंने सलाह दी कि तुरंत डॉक्टरी जांच करवाओ। शीतल की तरफ से मुझे चिंता हो गई। अतः सुधीर को सहारा देने के मकसद से मैंने 4-5 दिन के लिए बनारस जाने का कार्यक्रम बना लिया। सुधीर ने शीतल के सारे जांच करवा लिए थे। मेरे पहुंचने के अगले दिन वह अस्पताल से रिपोर्ट ले आया। वह बहुत उदास था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शीतल की किडनी में इन्फेक्शन है जो बहुत ज़्यादा फैल गया है। अगर 1 महीने पहले जांच करवा लेते तो शायद ऑपरेशन द्वारा किडनी निकाल देते, लेकिन अब तो इन्फेक्शन किडनी के बाहर तक फैल गया है। एक और विशेष बात जो डॉक्टर ने बताई वह यह कि शीतल प्रेग्नेंट भी है। प्रेगनेंसी की अभी शुरुआत ही है। 1 हफ्ते बाद निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। समझ नहीं आया कि दुखी हूं या खुशी मनाऊं। शीतल ने मेरी और सुधीर की बातें सुन ली थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, सुधीर तो ऐसे ही घबरा जाते हैं। मैं इतनी जल्दी इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ
और अब तो मुझे जीना ही है। उसकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। बाद में सुधीर ने मुझे बता दिया था कि डॉक्टरों के अनुसार गर्भ को गिरा देने में ही समझदारी है, क्योंकि इन्फेक्शन किडनी से बाहर निकलकर फैल रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन करके किडनी निकाल भी दें तो फिर भी शीतल का जीवन 1-2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और अगर गर्भपात नहीं कराया तो इन्फेक्शन से ऑपरेशन के बाद भी बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, या तो वह बचेगा ही नहीं, और अगर बच भी गया तो विकलांग भी हो सकता है। अतः डॉक्टर की राय में गर्भपात ही उचित होगा। शीतल ने सब कुछ सुन लिया था। वह खुश नजर आ रही थी। वह बोली, दीदी मुझे यही खुशी है कि अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। डॉक्टरों का निर्णय ठीक ही है। मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। मैं बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं पता नहीं। अगर बच्चा बच भी गया और विकलांग हो गया तो और भी दुख होगा। अब यही तसल्ली है कि अब मेरे ऊपर से बांझ होने का लांछन हट गया। अब मैं शांतिपूर्वक मर सकूंगी। अचानक कार एक झटके के साथ रुक गई। अमन ने ब्रेक मारा था क्योंकि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया था। मेरी विचार श्रृंखला टूट गई। अब हम बनारस की सीमा में पहुंच गए थे। बाजार के बीच से गुजरते हुए याद आया कि यहाँ कई बार शीतल के साथ चाट और समोसे खाने आती थी। फिर खूब शॉपिंग करके हम दोनों शाम तक घर पहुंचते थे। अब तो केवल याद ही बाकी है। ठीक 2 बजे हम घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सुधीर बाहर आ गया। सहारा देकर उसने गाड़ी से उतारा और मेरे गले से लगकर जोर से रोने लगा। अंदर पहुंचकर देखा शीतल का शव भूमि पर रखा था। बड़ी शांत मुद्रा थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं अपने को न रोक सकी और फपक कर रो पड़ी। वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 दिन बाद बहुत बोझिल मन से हम दोनों वापस लौट आए। रास्ते भर सोचती रही कि समाज के उल्हानों ने शीतल को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन मरने से पहले उसे यह खुशी थी कि वह बांझ नहीं थी, पर बच्चे की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई और वह हमेशा के लिए उस बच्चे को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।